हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एनए का फिर से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपने प्रैक्टिस हो चुके हैं सारे क्वेश्चन आपको लर्न करते हुए रखने हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में कराए जा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बार बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आज हम लोग फिर से एक अपने प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। प्रैक्टिस सेट में हम लोग आपको वेटेज पता ही हुआ है कि जो जीके का वेटेज है 10 क्वेश्चन का है, 5 क्वेश्चन मैथ का वेटेज है और साथ ही साथ 5 फिजिक्स का, 15 बायो और 15 केमिस्ट्री। ये वेटेज है आपका एनए के प्रैक्टिस सेट का। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया प्रैक्टिस सेट। पहले स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे जीके के 10 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। कह रहा है कि जो विभिन्न बाजार होते हैं कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए आपको 4। दो तरफा विक्रय, परिस्थिति का फायदा उठाना, वित्तीय हानि से बचाव हेतु फायदा या अंतरपणन। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या कि जो कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है वो होता है अंतरपणन। क्या होता है? अंतरपणन। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा अंतरपणन, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? जो भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो करना क्या है आपको? करना क्या है? अभियांत्रिकी ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 कागज और पल्प दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है टेक्सटाइल दिया गया, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है तापीय ऊर्जा। तो आप ध्यान रखेंगे जो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या? तापीय ऊर्जा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? क्या निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? वह कौन सा प्रदेश है जहां पर साल भर वर्षा होती है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, एक दिया गया डूडा, मानसूनी, भूमध्य सागरी और भूमध्य रेखी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भूमध्य रेखी, तो वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? भूमध्य रेखी। भूमध्य रेखी है। ठीक है, जो भूमध्य रेखी मतलब ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो हमारी कोलेरू झील है किस भारतीय राज्य में स्थित है? वह कौन सा राज्य है जहां पर कोलेरू झील स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके पास। एक केरल है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है और चौथा हमारा उड़ीसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो कोलेरू है आपका किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो कोलेरू है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको सभी राज्य या कुछ कंट्रियां, जो विभिन्न कंट्रियां हैं मेन उनकी राजधानी याद होना बहुत ही आवश्यक है। आपके क्वेश्चन में एक राजधानी जरूर पूछी जाने वाली है। तो आपको करना क्या है बच्चों? एक राजधानी आपके पास आने ही वाली है, तो बस आपको राजधानी को सारा लर्न करके रखना। ठीक, क्या दिया गया? पहला दिया गया केरल। तो आप सभी लोग जानते हैं जो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक, जो केरला की राजधानी है हमारी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और जो हमारी तमिलनाडु की कैपिटल है क्या? तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी? चेन्नई। तमिलनाडु की जो है चेन्नई। ठीक है, और अगर हम उड़ीसा की बात कर लें, किसकी? उड़ीसा की, तो उड़ीसा हो जाएगा हमारा भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। ठीक, भुवनेश्वर। जो केरला है उसकी तिरुवनंतपुरम हो जाती है, जो तमिलनाडु है उसकी चेन्नई हो जाती है और उड़ीसा की भुवनेश्वर हो जाती है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आंध्र प्रदेश अब अमरावती में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आंध्र प्रदेश, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो वह कौन सा मुगल साम्राज्य का शासक था जिसने पुनः यानी दोबारा जजिया कर को लगाया था? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जजिया कर है हमारा
किसके द्वारा बंद कर दिया गया था या समाप्त कर दिया गया था? तो आप सभी लोग कहेंगे क्या जो जजिया कर समाप्त किया गया था वो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में पुनः इसको किसने लागू कर दिया? तो औरंगजेब ने इसको फिर से लागू कर दिया। तो आप क्या कहेंगे कि वह मुगल शासक था जिसने जजिया कर पुनः लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, कौन सा? औरंगजेब। तो औरंगजेब भाई साहब हमारे थे जिन्होंने अपना जजिया कर फिर से पुनः लगा दिया। ठीक, बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? मतलब वह कौन सा वर्ष था जिस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? कौन सी भारतीय समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो जो ऑप्शन है 18, कौन सा? 6 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, कौन सा? 1856 और 1854, 1857, 1858, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो वो ऑप्शन है कौन सा हमारा? 1856। कौन सा है भैया? 1856 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मतलब 1856 कह लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्या कह रहा है? कह रहा कि जैन धर्म का सबसे, मैं सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं और ज्यादा बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि क्योंकि आपको अब समय थोड़ा आपके पास कम है, डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो बस आपका काम है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से लर्न करते हुए चलिए। जितने भी इस, और अगर आपको और भी अच्छी तैयारी करनी तो आपको बताया गया था, मैंने कल भी बताया था कि हमारा एनए वाला ऐप है, उस ऐप से आप जाकर सारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर परचेज कर सकते हैं और शॉर्ट पेपर भी परचेज कर सकते हैं। सारी बातें आपको बताई गई थी, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत तरीके से करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत क्या माना जाता है? जो हमारा जैन धर्म है उसका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया कर्म, बी दिया गया अहिंसा, 3 दिया गया विराग और 4 दिया गया निष्ठा। तो आप ध्यान रखेंगे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है अहिंसा, कौन सा? जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा अहिंसा, अहिंसा, ये हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसका जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत माना जाता है अहिंसा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाइए, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था। तो ये हमारा क्या एनए वाला ऐप है और आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूं कि आप इस ऐप पर जाकर आपको क्या करना है, सारे नोट्स परचेज कर लेने हैं। यहाँ से आपको 50 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, क्या 50 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे यहाँ से, और साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और मैथ, इन सारे कोर्स आपको यहाँ जितनी भी बातें हैं यहाँ से आप परचेज कर लेंगे, और 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग जाके जल्द से जल्द यहाँ पर परचेज कर सकते हैं अपने, और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से जाके खरीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? मतलब कह रहा है कि बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? ऑप्शन दिया गया आपको कॉफी, ऑप्शन दिया गया आपको चाय, ऑप्शन दिया गया है रबड़ और ऑप्शन दिया गया है नारियल। ठीक है, तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए तो आप देख लेना। जो आपका बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती के लिए, तो आप ध्यान रखना श्रीलंका में पहली बार, क्या श्रीलंका में पहली बार, तो आप कह देंगे क्या कॉफी, क्या कॉफी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक जवाब हो जाएगा कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? वह कौन सा तत्व है जो एक धातु नहीं? तो आप ध्यान रखेंगे क्या एल्युमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम सारी धातुएं, लेकिन एक जो पी आपको दिया गया, पी का मतलब फॉस्फोरस, क्या जो पी दिया गया है आपको फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, जो आपको फास्फोरस दिया गया है ये इसका सटीक जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
क्या कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? जो हमारे भारत में केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री की बात करें तो जैसे आपके कौन, कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान हो गए, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हो गए, तो ये हमारे सब क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनको जो शपथ दिलाई जाती है, तो आप सभी लोग ऑप्शन में दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा आपको ये शपथ दिलाई जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया गया है वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये देखिए आपका लखनऊ जेडआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बात देखिएगा, समझिएगा। कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 17% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए, तो समझना बेटा करना क्या है तुम्हें। अब आप सभी लोग जानते होंगे, अगर मैं बात करूं आपसे क्रय मूल्य को, जिस रेट पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं बेटा, वो हमारा क्या होता है, जिस रेट पर हम कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है, और जिस रेट पर हम उस वस्तु को बेच देते हैं वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, और जो मान लो किसी पर प्रिंट रेट होता है या किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है, तो उसे हम लोग अंकित मूल्य बोल देते हैं या एमआरपी बोल देते हैं। ठीक, तो क्रय मूल्य हमारा सीपी हो गया, विक्रय मूल्य हमारा एसपी हो गया, और अंकित मूल्य हमारा एमआरपी हो गया। तो बस बात इसी से संबंधित है, आप समझना क्या करना है। कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। हर चीज अपने आप में कितनी, 100%। अगर तुमने 10% की छूट दी तो वस्तु कितने में दी होगी, वस्तु कितने में दी होगी? अगर 10% की छूट दी होगी तो वस्तु कितने में दी होगी तुमने, 90 में दी होगी, दी होगी। अगर 10% की छूट दी होगी तुमने, तो वस्तु को तुमने कितने में दिया होगा, 90 में दिया होगा। लेकिन जब तुमने छूट देने के बाद वस्तु को बेचा तो उस पर 17% का लाभ कमाया। क्या किया, 17% का लाभ कमा लिया। अगर तुमने छूट पर बेचा तो 90 में, लेकिन जब लाभ कमाया तो क्या, 17% का लाभ कमा लिया। क्या, 17% का लाभ कमा लिया, तो मतलब वस्तु कितने में बेचा, 117 में। अब 90 और 117, यहां से अगर हम अनुपात देख ले तो काटा पीटी कर लो भाई, 9 एकम 9 और 13 नवैया, यहां से देखो 10 आपका क्या हो गया, सीपी, क्या हो गया, सीपी, और ये आपका क्या हो गया, एमआरपी। ठीक, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो गया, 13 आपका एमआरपी हो गया। अब आपसे कह रहा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 480 रुपए। आपके हिसाब से उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आपके हिसाब से उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, मतलब 10 का मान कितना, 480। अगर हम एक की बात करें तो एक का मान कितना, 48, एक का मान 48। अब आपसे पूछा क्या है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी क्या होगी, तो आपकी एमआरपी कितनी दी गई है, 13। अगर एक का मान 48, अगर एक का मान 48 तो 13 का मान कितना, गुणा करा लो, या आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस देखो पहले तो, 3 अट्ठे 24, इकाई का अंक कितना आएगा, 4, इकाई का अंक आएगा 4। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या इकाई का अंक 4 है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 है, तो अगर इकाई का अंक 4, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्लियर हो जा रहा है, क्या, 624, 624 इसका सटीक जवाब हो जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 624 आप लिख सकते हो इसका सटीक जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो मतलब 11 का बी हो गया। मैथ के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण दूसरे का दुगना है, तो छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अब बात कर रहा है समचतुर्भुज यानी रोम्बस की, किसकी, तो आ जाइए समझ लेते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस की बात करें तो देखिए रोम्बस का डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा रोम्बस का डायग्राम, क्या हो गया, ये रोम्बस का डायग्राम हो गया भैया। अगर हमने देखा तो ये इसके क्या हो गए, विकर्ण हो गए, ये पहला और ये दूसरा विकर्ण, 2 विकर्ण हो गए आपके। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी क्या है, भुजा है, अगर ये भुजा है तो ए भी भुजा होगी और ए भी भुजा होगी और ए भी भुजा होगी, मतलब इसकी भी भुजाएं क्या होंगी, आपस में सारी भुजाएं समान होंगी। ठीक, सारी भुजाएं समान होंगी लेकिन विकर्ण समान नहीं होंगे। क्या, भुजाएं सारी समान होंगी लेकिन विकर्ण समान नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं विकर्ण की। आपसे कहा गया कि जो इसका एक विकर्ण है दूसरे का 2 गुना है। क्या, एक विकर्ण जो है दूसरे का 2 गुना है। मैंने माना 2 विकर्ण है, अगर हमने कहा आपसे कि पहला क्या है, 1 है, तो दूसरे का 2 गुना यानी ये क्या होगा, 2।
अगर इसको आप मान लो x तो ये क्या हो जाएगा 2x। बात समझ रहे हो, दूसरे का दोगुना। ठीक, अब बात कर रहा है कि उसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है लिखेंगे, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो भैया 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, क्या 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब हमारे पास दो विकर्ण है, हमने एक को नाम दे दिया D1 और दूसरे को दे दिया D2, तो 1/2 D1 इंटू D2। अब बात कर लेंगे, एक विकर्ण आपको दिया गया था x छोटा वाला और बड़ा वाला क्या हो गया 2x। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करोगे, 1/2 D1 कितना x और D2 कितना 2x। ठीक, और यहाँ पर क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, क्षेत्रफल आपको दिया है 144, पहले से ही दे रखा है, तो आप पुट कर सकते हो 144। ठीक, अब काटापीटी करते हैं, 2 से 2 चला गया, आपका क्या बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया आपका 144। अगर एक्स स्क्वायर का मान आपका हो गया 144, तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर हमने अपने विकर्ण देखे तो छोटा विकर्ण क्या माना था एक्स, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अगर दूसरे विकर्ण की बात करें तो दूसरा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो जो हमारा छोटा विकर्ण है वो क्या है 12, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है आपको 12, वो इसके छोटे विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई, छोटे विकर्ण की लंबाई 12 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या और उसके उल्टे संख्या का योग 99 है, इस तरह की 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो देखो इसको मेथड से नहीं करेंगे, कुछ टेक्निक लगाओगे। क्या लगाना है, कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या, अगर मैं आपसे कहूं, मैं संख्याओं की बात करूं तो 2 अंक की संख्या क्या होती है, 2 अंक की संख्या होती है 10x प्लस वाई। क्या होती है भैया, 2 अंकों की जो संख्या होती है 10x प्लस वाई। अंक क्या है इसके, x और y इसके अंक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इनके अंकों को उलट दिया जाए, तो अंकों को उलट दिया जाए मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक, अगर मैं 3 अंकों की संख्या की बात करूं तो 100x प्लस 10y प्लस z, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हम इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ टेक्निक अपनाओ, क्योंकि लेंदी सवाल हो जाएगा यहाँ से। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि उसके उल्टे संख्या का योग, मैंने आपसे कहा पहली संख्या 9 मान लो, क्या करो 9 मान लो, लेकिन 9 क्या है आपकी 1 अंक की संख्या, लेकिन उसने आपसे कहा है क्या कि संख्या हमारी 2 अंक की होनी चाहिए। तो संख्या 1 अंक से नहीं, संख्या कहां से लोगे 2 अंकों से, मतलब 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 का डबल करो 18, क्या 18। अगर इनके अंकों को पलटा दिया जाए, 18 के अंकों को पलटा दो आप, क्या मतलब 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। अगर इनका योग करें तो क्या 99 आ रहा है, देखो 99 आ रहा है। तो बस यही आपसे कह रहा कि 2 अंकों की संख्या या उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग कितना आ जाए हमारा 99। तो यहां से बात क्लियर है। 9 त्रिक 27, अगर हमने 27 का उल्टा किया क्या हो गया 74 हो गया। इसी तरह आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे, कहां तक 2 अंकों तक। ठीक, तो 27, 36, 45 और 54, 63, 72 और 81, इसके आगे भी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आएगा 90 आएगा। और अगर 90 को आप उल्टा करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी 09, और अगर 09 होगी तो संख्या 1 अंक की हो गई कि 2 अंकों की रही, तो संख्या 1 अंक की हो जाएगी, 9 हो जाएगा, उल्टा करोगे आप तो। ठीक, तो संख्या में कहां तक लेनी है 81 तक। आप सबके अंक उल्टे करोगे तो क्या, देखो यहां से करोगे 63 आ जाएगा, यहां से करोगे 54 आ जाएगा, यहां से करोगे 45 आ जाएगा, यहां से करोगे 36 आ जाएगा, यहां से 27 और यहां से 18। बात समझ में आ गई, सबका योग करना, सबका योग 99 ही आएगा जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो क्वेश्चन में 99 कहा गया, बस आपसे इतना ही कहा गया था कि इस तरह की 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। अब बस आप संख्याएं काउंट कर लो कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब हमारी 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएंगी 8 संख्याएं हो जाएंगी। 8 संख्याओं का मतलब ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 8।
जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा अजीत प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं को लिखता है, वह कितनी बार शून्य लिखता है। मतलब कहने का उसका कि वह एक व्यक्ति है जिसका नाम अजीत है, वह आपकी पहली 100 पूर्ण संख्याओं को लिखता है। उसमें कह रहा है कि जो पहली 100 पूर्ण संख्या लिखता है तो उसमें जीरो कितनी बार आया है। जीरो कितनी बार आया, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। लेकिन मैं आपसे अगर बात करूं किसकी, पूर्ण संख्या की बात कर लूं, यानी होल नंबर की बात कर लूं, तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शुरुआत उसकी कहां से कर लेते हैं, जीरो से कर लेते हैं। तो मतलब पूर्ण संख्या की अगर बात की जाए, पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगी, यानी जीरो भी यहाँ एक संख्या के रूप में काउंट होगी। तो शुरुआत आप कहां से कर रहे होगे, शुरुआत आप कर रहे होगे भैया कहां से, जीरो से। फिर जीरो, 1, 2, 3, इस तरह से 100वीं संख्या कौन सी होगी, कहा प्रथम 100 पूर्ण संख्या है। प्रथम 100 पूर्ण संख्या है, मतलब 100 नहीं लेना है, उससे पहले 99 तक आप देखोगे तो जीरो को ऐड करके हमारी 100 संख्याएं बन जाएंगी। जीरो भी एक संख्या के रूप में काउंट होगी, तो मतलब जीरो को लगाकर 99 तक आप चले जाओगे तो संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी, प्रथम 100 संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ में आई, 99 तक जाओगे 100 संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अब जीरो आप काउंट कर लोगे, तो शुरुआत कहां से हुई है, जीरो से हुई है, तो पहली संख्या तो जीरो ही हो गई। फिर जीरो किस में आएगा, 10 में आ जाएगा, फिर 20 में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। बस यहां तक। 100 पर क्यों नहीं गया, क्योंकि 100 आपकी काउंट नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी प्रथम 100 संख्याएं कही गई हैं और उसमें आपने जीरो को एक संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में काउंट कर रखा है। ठीक, अब काउंट कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब हमारी कितनी संख्याएं हो गई, 10। जो आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है। हमारी 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 61 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आपकी संख्याएं हैं और सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम। आप ध्यान रखा हमेशा कि औसत जो होती है बीच वाली संख्या होती है, क्या होती है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है क्या, कि जो 61 है वो हमारा औसत दिया गया है विषम संख्याओं का। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर औसत कितना, 61 है हमारा औसत। उसके बाद आपसे कह रहा कि विषम, वो भी साथ ही साथ लगातार, क्या, विषम और साथ ही साथ लगातार, मतलब 61 के बाद आपकी कौन सी विषम संख्या आ जाएगी, 63 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। फिर इसके बाद कौन सी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। तो 61 से पहले कौन सी विषम आई होगी, 59 यानी 59, और इससे पहले 57 यानी 57। ये 5 आपकी ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 61 है। चेक करोगे आप, पांचों को जोड़ना, 5 से भाग देना, आपका कितना आ जाएगा, 61। अब आपके पास सारी संख्याएं आ चुकी। अब आपसे कह क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या की बात करो तो कौन सी है, 65, तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 57, का अंतर क्या होगा। तो 57 और 65 का अंतर पूछा है, 65 और 57 का अंतर पूछा है, तो अंतर आप बता दोगे कितना आ जाएगा, 8 इसका अंतर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है 8, वो बिल्कुल आपका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आपके 5 क्वेश्चन मैथ के थे जो बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए गए हैं, आप सभी लोग इनको लगाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिजिक्स। अब 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं, वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। जो परमाणु ऊर्जा है उसका जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया आपको, सतीश धवन, होमी जहांगीर भाभा, जे फुल फॉर्म उसका जहांगीर, डॉक्टर के.एस. कृष्णा, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो भारत में हमारा परमाणु ऊर्जा है उसके जो जनक हैं, उसके जो जनक हैं वो कौन है, होमी जहांगीर भाभा। इनका पूरा नाम आप लिखेंगे, होमी, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। कह रहा है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, ये हमारे फिजिक्स के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक रहे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने एक सूत्र दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कौन सा? E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर, क्या? E बराबर MC स्क्वायर, जहां पर ये ऊर्जा थी, M हमारा द्रव्यमान था और C हमारी प्रकाश की चाल थी। ये इन्हीं के द्वारा सूत्र दिया गया था। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हाइड्रोजन की परमाणुविक संरचना की व्याख्या के लिए, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, और लास्ट न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लिए। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए प्रभावित थे। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सटीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। 18 क्या कह रहा है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? कौन? अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है। कौन सा? चार ऑप्शन दिए हैं, फील्ड थ्योरी, पॉलिटिकल, क्वांटम मैकेनिक्स और परमाणु भौतिकी। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए, लेकिन आपसे कहा जाए कि वह कौन सी जिसमें अति सूक्ष्म कणों, क्या अति सूक्ष्म, तो आप इसके लिए ऑप्शन हो जाए क्वांटम मैकेनिकल, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अति सूक्ष्म कणों की चाल के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं, तो जो अध्ययन कहलाएगा क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपको फिजिक्स के सारे जिनकी भी एक यूनिट है सारी यूनिट लर्न करके रखनी है। जैसे क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा या जल का बहाव। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, जैसे एक दूध है तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, तो जितने भी मीटर हैं, ठीक है, आपको सारे मीटर लर्न करके रखने। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में आपका मापा जाता है जो जल का बहाव होता है। क्या? जो जल का बहाव होता है वो क्यूसेक में मापा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जल का बहाव। ये बिल्कुल इसका सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र जो हमारा आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मौसम है उत्पन्न करने वाला यंत्र है। चार ऑप्शन दिए गए, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है भैया? हाइड्रोमीटर पानी की शुद्धता या पानी से संबंधित, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइक्लोट्रॉन, जो आपका कृत्रिम मौसम है उसके बारे में जो बताता है यंत्र कौन सा है? तो साइक्लोट्रॉन, कृत्रिम मौसम की जो जानकारी देता है वो साइक्लोट्रॉन के द्वारा दी जाती है, मतलब इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बायो के क्वेश्चन पे, जो हमारे बायो के 15 क्वेश्चन है उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आ जाता है बायो का 21, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। विटामिन, अब सारे विटामिन की मैं बात यहाँ पर कर लूंगा एक बार, जितने भी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो विटामिन से संबंधित क्या क्या? सबसे पहला काम जो है आपका, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या कि विटामिन से क्या मिलता, तो विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो होता क्या भैया? अगर हम बात करें कि विटामिन का हमारे शरीर में काम क्या है, तो ये हमारे शरीर में होने वाले रोगाणुओं से हमारी मदद करती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये रक्षात्मक खाद्य का काम करता है, मतलब एनर्जी नहीं देता, ये हमारे बॉडी में जो भी डिजीज होती है उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक, या आप एक परिभाषा के रूप में ये भी कह सकते हो कि हमारे शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें ये सहायक होता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर देता है। ठीक, मतलब हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में ये सहायक होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर देता है। ठीक, अब बात हम करेंगे कि विटामिन हमारे पास टोटल है कितने। तो विटामिन की अगर हम बात करें तो 6 विटामिन हमारे पास। कितने विटामिन है? ए, बी, सी, डी, ई और के, ये टोटल हमारे 6 विटामिन है। इसमें कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम बात कर लें क्या, एक होता है हमारा फैट सॉल्युबल और एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। जो हमारा फैट सॉल्युबल होता है वो कौन से होते हैं? कीड़ा यानी KEDA। ये 4 विटामिन आपके ऐसे हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर यानी पानी में सॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी।
विटामिन बी और सी, ये आपके हो गए 6 विटामिन। पानी में जो घुलनशील होंगे विटामिन बी और सी, बचे हुए ए डी ई के ये आपके फैट यानी वसा में घुलनशील होंगे। बात समझ में आ गई? 6 विटामिन हो गए किसमें घुलनशील। मैं बात करूंगा क्या इनके सभी के रासायनिक नामों की और इनसे होने वाली जो बीमारियां, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे विटामिन, इनसे जो आपके रोग होंगे और इसके नाम, ठीक। अगर हम आपसे कह दें कि विटामिन जो ए है हमारा, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहोगे भैया क्या है, रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल इसका नाम हो जाता है, रेटिनॉल। और इससे होने वाली जो डिजीज है हमारी वो कौन सी है, रतौंधी। क्या है, रतौंधी, यानी आप कह दोगे नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कह दोगे, नाइट ब्लाइंडनेस। और साथ ही साथ आप ध्यान रखना, इसके साथ एक बीमारी और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग जीरोफथैल्पिया। क्या, जीरोफथैल्पिया, जीरोफथैल्पिया, ये आपकी इसी से हो जाती है विटामिन ए से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछ दिया जाएगा यहाँ से कि जो गांव में बच्चों को खसरा का टीका लगाया जाता था, क्या जो हमारे गांव में बच्चों को खसरा का टीका लगाया जाता था उसमें कौन सा विटामिन रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे जो खसरे का टीका होता है उसमें हमारा विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा, विटामिन ए पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर पूछ दे जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्या गोल्डन राइस कह लो, गोल्डन राइस कह लो या पॉलिश राइस कह लो। पॉलिश किए हुए जो राइस होते हैं, पॉलिश किए हुए राइस होते हैं, बात समझ रहे हो। अगर गोल्डन राइस या पॉलिश किए हुए राइस की बात कर ले या बीटा कैरोटीन की भी बात कर ली जाए, किसकी, बीटा कैरोटीन, सारी चीजों में आपका क्या पाया जाएगा, विटामिन ए ही पाया जाएगा। तो विटामिन ए से संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, बीमारी रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, और साथ ही साथ जीरोफथैल्पिया, ठीक। और जो गांव में बच्चों का खसरा का टीका लगता था उसमें विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस या पॉलिश किया वो जो राइस है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन में भी विटामिन ए पाया जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें इसका सर्वे सबसे अच्छा स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है, सबसे अच्छा सोर्स है इसका क्या, गाजर यानी कैरेट की बात कर लो। और भी कई सारे हैं, पनीर है, दूध है, लेकिन जो सबसे अच्छा सोर्स है इसका कैरेट। ये आपका कैरेट सबसे ज्यादा फायदा किसके लिए करता है, आंखों के लिए करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंखों से जो संबंधित बीमारी होती है उसमें किस विटामिन की कमी होती है, मतलब विटामिन ए की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन ए की कमी होती है, और उसको दूर करने की सबसे ज्यादा अच्छा सोर्स है कैरेट, ठीक। सारी विटामिन ए की बातें हो गई। अगर हम बात कर ले विटामिन बी की, अगर हम बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका होता है थायमीन। कौन सा, थायमीन इसका नाम हो जाता है। और अगर हम इससे होने वाली डिजीज की बात कर ले तो बेरी बेरी हो जाती है। कौन सी, बेरी बेरी, बच्चों में रोग होने वाला है बेरी बेरी, ठीक। अगर हम लोग बात कर रहे हैं विटामिन सी की, विटामिन सी की, तो जो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, ठीक। और इससे जो होने वाली डिजीज है वो क्या हो जाती है, स्कर्वी। क्या हो जाता है, स्कर्वी, ठीक, स्कर्वी हो जाता है। अगर हम बात कर लें क्या, अगर पूछें विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो ये सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, खट्टे रसदार जो हमारे फल होते हैं, किसमें, जो हमारे खट्टे रसदार फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। ध्यान रखना आप, खट्टे फल, क्या, खट्टे फल जो होते हैं हमारे उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। आपसे एक क्वेश्चन विटामिन सी के बारे में और पूछा जाएगा कि अगर हम विटामिन जो होते हैं अगर इसको हम गर्म कर दें या भोजन को हम गर्म कर दें, मान लो हमारे पास जो भोजन रखा है उसको हम गर्म कर दें, तो सबसे पहले कौन से विटामिन नष्ट होंगे, तो आपके पास ऑप्शन में होगा विटामिन सी। तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए तो सबसे पहले भोजन को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है, विटामिन सी नष्ट हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की, तो जो हमारा विटामिन डी है, विटामिन डी जिसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है भैया, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ये इसका नाम हो गया। अगर हम बात करें कि इससे होने वाली जो डिजीज है उसको बोलते हैं रिकेट्स यानी सूखा रोग। क्या बोल देंगे, रिकेट्स, रिकेट्स यानी सूखा रोग। ये भी एक बच्चों में होने वाला रोग है, जो पैर की गांठियां होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं, रिकेट्स बोलते हैं यानी सूखा रोग। लेकिन अगर हम बात करें कि बड़े लोगों में कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, तो आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रोमलेशिया। कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रो
मलेशिया। बच्चों में होने वाली रोग रिकेट्स और बड़ों में होने वाला ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन डी की कमी से। अगर हम बात करें सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सबसे अच्छा सोर्स जो है आपका विटामिन का वो है कौन सा, सन रेस यानी धूप की किरण, सूर्य किरण। ठीक, ये हो गया। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि जो मछली का कॉड लीवर ऑयल होता है, क्या मछली का कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको डी नहीं दिया गया है तो आप ध्यान रखेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया होगा विटामिन ए, तब आप विटामिन ए को टिक कर रहे होंगे, वरना आपका कॉड लीवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन डी ही पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑप्शन देख लो अपना। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में, अभी आपको विटामिन के बच गया और ई भी बच गया, तो आप सुन लीजिए। विटामिन ई जो हमारा होता है उसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, विटामिन ई जो होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इनसे होने वाला जो रोग होता है क्या होता है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। पुरुष में जो होता है जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, और जो महिलाओं में होता है उसे बांझपन बोलते हैं। ठीक है, जो पुरुषों में होता है वो इनफर्टिलिटी यानी जनन क्षमता में कमी, और जो महिलाओं में होता है उसको बांझपन बोलते हैं। ठीक, लेकिन हम बात करें विटामिन के की, इसी विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन भी बोल देते हैं, यानी ब्यूटी विटामिन भी बोल देते हैं। ध्यान रखना आप, अगर आपसे पूछा जाए कि सौंदर्य विटामिन कौन सा होता है या ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ई जो होता है आपका सौंदर्य विटामिन, और इस विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं आपके जो आप द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ब्यूटी विटामिन हो जाता है विटामिन ए। अगर हम विटामिन के की बात कर लें तो इसी को आप बोलते हो नेफ्टोक्यूनॉन या फिलोक्यूनॉन। विटामिन के को बोला जाता है नेफ्टोक्यूनॉन या फिलोक्यूनॉन। इसका काम क्या होता है, तो रक्त का थक्का जमाने का जो काम करता है वो विटामिन के द्वारा किया जाता है। ठीक, और विटामिन के सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है शरीर में, तो आप कहोगे हमारी आंतों में पाया जाता है, यानी इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक, सारी बातें आपकी विटामिन से क्लियर हो गई होंगी। अब हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन है, इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो घेंगा है हमारा इसको बोलते हैं ग्वाइटर रोग। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर रोग। और ये किस तत्व की कमी से होता है, तो आप क्या कहोगे, आयोडीन की कमी से। किससे होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर रोग यानी घेंगा रोग। ठीक, तो आयोडीन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा, घेंगा रोग में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मनुष्य को प्रतिदिन कितने मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए, मतलब प्रतिदिन मनुष्य को कितनी आयोडीन मिलनी चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, 60 ग्राम, 80 मिलीग्राम, 100 ग्राम, 120 मिलीग्राम। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे एक मनुष्य को प्रतिदिन कितनी आयोडीन, तो 80 मिलीग्राम। कितनी, एक स्वस्थ मनुष्य को 80 मिलीग्राम मिलनी चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट लर्न करके जाने हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट लर्न करके जाने और सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। 24, हाँ, एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीबायोटिक जो होता है हमारा, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। ठीक, कह रहा है चार ऑप्शन दिए, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है, या रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है, रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है, या लास्ट ऑप्शन है हमारा मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो हमारे सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो हमारा एंटीबायोटिक होता है तो ये क्या हम करता है, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों से जो हमारी रक्षा करते हैं वही एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर ले कि क्लोरोमाइसेटिन क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोमाइसेटिन क्या है। ठीक है, तो क्लोरोमाइसेटिन आपको चार ऑप्शन है, पूर्तिरोधी, प्रति अवसादक, या पीड़ाहारी, या साथ ही साथ प्रतिजीवाणु। तो आप क्या कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका प्रतिजीवाणु, ये आपका क्या है, क्लोरोमाइसेटिन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 की बात अगर हम कर लें,
कह रहा कि मध्यम वसा बनती है। जो हमारी मध्यम वसा है वो किससे बनती है? तो ग्लाइकोजन से बनती है, ग्लिसरॉल या वसी अम्ल से बनती है, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से बनती है, कार्बनिक यौगिक से बनती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या, जो मध्यम वसा है वो हमारी ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल से बनती है। क्या? ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल, वसी अम्लों द्वारा। ठीक, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिया गया है, ग्लिसरॉल एवं वसी अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, आ जाओ। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यता पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? जो मानव शरीर में जल की प्राप्ति है, भैया तुम भी एक मानव, आप सभी लोग जानते हो क्या कि जो जल की प्राप्ति है पीने के अतिरिक्त, मतलब अगर हम पानी के द्वारा ना पिए तो किसके द्वारा ये प्रक्रिया हो सकती है? चार ऑप्शन है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन में बदलने से, ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, या मुख गुहा में लार के श्रवण से। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, वो आपके बिना जल की प्राप्ति के द्वारा पीने के अतिरिक्त प्रक्रिया से भी हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सटीक हो जाएगा इसका। अगर हम बात कर लें किसकी, 28 की, कह रहा चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? मतलब गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, चार ऑप्शन दिए, कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयाघात से, वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। तो जो गोल्डन आवर होता है ये आपका क्या होता है? अगर आपको हार्ट अटैक आता है, क्या हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो हार्ट अटैक पहला चांस होता है उसको कहा जाता है क्या? गोल्डन आवर, मतलब आप में इसमें बचने की पूरी पूरी संभावना होती है। हार्ट अटैक में पहला होता है जो गोल्डन आवर कहलाता है, और जो सेकंड होता है उसको सिल्वर आवर कहते हैं। ठीक है, तो आप जो पहला है गोल्डन आवर, ये किससे संबंधित है? तो हृदयाघात से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट अटैक यानी हृदयाघात से संबंधित है। ठीक, इसमें किसका यूज किया जाता है? तो आप ध्यान रखना, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर, एक शब्द ध्यान रखना, ये कृत्रिम होता है हृदय, पेस मेकर जो संबंधित है आपका हार्ट यानी हृदय से। ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 29 की, 29 क्या कह रहा है कि प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें क्या होते हैं? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रोटीन में हमारा होता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। प्रोटीन में जो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये चारों ही आपके पाए जाते हैं प्रोटीन में। तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिए गए चारों ऑप्शन। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। अभी आपको विटामिन के बारे में हमने बताया, क्या जो हमारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है इनको। क्या रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए, पहला दिया गया वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, तीसरा दिया गया प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, और जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है विटामिन एवं खनिज। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि संरचनात्मक खाद्य, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विटामिन और खनिज, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 31। कह रहा कि हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स होती हैं, इसको जो कठोर बनाता है तो वो कौन है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, सोडियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, या ये सब। तो जब भी कभी हड्डियों की बात आए कि हड्डियों को कठोर कौन बनाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कैल्शियम या मैग्नीशियम का फॉस्फेट जो होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम का फॉस्फेट होगा, वो आपका हड्डियों को कठोर बनाने का काम करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 32। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है?
वही तो है। अभी हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? जो अधिक होगा वही कठोर बनाएगा, मतलब या तो कैल्शियम का फॉस्फेट होगा या तो मैग्नीशियम का फॉस्फेट होगा। जो ऑप्शन में आपको दिया गया, क्या दिया गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? MgCl2। क्या हो जाता है? MgCl2 ही हो जाता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब ये क्या हो जाता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या? NaCl यानी नमक हो जाता है। ये तीन ऑप्शन आपको दिए गए, MgCl2, CaCO3, NaCl। लेकिन आपको पूछा गया हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो आप क्या कह देंगे? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी, या तो कैल्शियम का फॉस्फेट या तो मैग्नीशियम का फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन ऊपर नीचे होगा तो इसको आप टिक कर लोगे, डी को, ठीक है। बात करेंगे एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? जो एफ्लाटॉक्सिन है, क्या एफ्लाटॉक्सिन हमारा है, ये किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन दिए गए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। अगर हम आपसे कहें कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई, क्या जीवाणु की जो खोज थी किसने की थी? तो ये की थी एंटोनी वॉन। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेन हॉक, ठीक। ये किसके द्वारा की गई? ल्यूवेन हॉक के द्वारा, ठीक। अगर हम वायरस की बात कर लें, अगर हम इसके अध्ययन की बात करें, जो जीवाणुओं का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हो? तो बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगर वायरस की बात करें, विषाणु की बात करें, तो वायरोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि जो वायरस है इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, तो आप क्या कह दोगे? पहले इससे पहले आप देख लोगे कवक। कवक देख लोगे। जो बी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन की कमी, और जो आपको डी दिया गया है एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका कवक। किसके द्वारा? कवक। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? मतलब आपके शरीर में जो जल है उसका कौन सा काम नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है, मतलब ये आदर्श विसर्जन माध्यम, तो बात सही है। सेकंड है स्वयं जल में चक्र गति होती है, ये भी सही। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, मतलब कुछ ना कुछ इसका काम है जो उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। लेकिन डी जो दिया गया है, जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है, ये काम किसका नहीं है? जल का काम नहीं है। ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से पूछा गया नहीं है, तो डी ही नहीं है, मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये बायो का लास्ट क्वेश्चन है अपना 35। कह रहा कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। अभी आपको बताया गया था कि ये जो थाइमीन है, जो थाइमीन है ये क्या होता है? आपका विटामिन B1 होता है। क्या? विटामिन बी कह लो या विटामिन B1 होता है, जिसकी कमी से आपका बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक। ये आपका हो जाता है टोकोफेरॉल। एक होता है कैल्सीफेरॉल, एक होता है टोकोफेरॉल। जो टोकोफेरॉल होता है यानी विटामिन ई की बात कही गई होगी यहाँ, ठीक, विटामिन ई की बात कही गई होगी। और इससे जो कमी होगी वो जनन क्षमता में कमी बताई गई थी, इनफर्टिलिटी, ठीक। नेफ्टोक्यूनॉन, नेफ्टोक्यूनॉन जो होता है आपका रक्त थक्का जमाने में मदद करता है, मतलब नेफ्टोक्यूनॉन या फिलोक्यूनॉन जो आपका विटामिन के होता है। क्या? विटामिन के, जो आपका विटामिन के होता है, नेफ्टोक्यूनॉन या फिलोक्यूनॉन रक्त का थक्का जमाना यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक। अब हम बात कर लेंगे फोलिक अम्ल। जो फोलिक अम्ल है हमारा, इसको बोलते हैं विटामिन B9। ये विटामिन बी का पार्ट है, फोलिक अम्ल, विटामिन B9। अगर हम पूछें कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप कहोगे भैया एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन B9 यानी फोलिक अम्ल से, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है जो रक्त का थक्का जमने के लिए, तो नेफ्टोक्यूनॉन मतलब विटामिन सी जो है आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। जो आपके 36 to 50 है, ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 15, ठीक है। 36 यानी पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं
कितना 22.4 लीटर होता है। आदर्श गैस के नियम के अनुसार जो गैस का ग्राम अणु का आयतन होता है कितना होता है 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लो। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जो ये गोबर गैस दिया गया है, गोबर गैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती, तो आप क्या कह रहे होगे? मेथेन। कौन सी? मेथेन। मेथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4। क्या? CH4। अगर इस CH4 से एक हाइड्रोजन हम बाहर कर लें, क्या एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा? CH3। CH3 आप इसे क्या कह दोगे? मेथिल। क्या कह दोगे भैया? मेथिल। मेथिल कह दोगे, ठीक है। और इसी से अगर हम OH ग्रुप लगा दे तो जो हो जाता है CH3OH। CH3OH आप इसे कहते हो मेथिल अल्कोहल। क्या कह देते हो? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल। यानी आपके चोट लग जाने पर जो घाव होता है, उस घाव की जो आप सफाई करते हो किसके द्वारा की जाती है? स्पिरिट के द्वारा की जाती है। और अगर स्पिरिट के द्वारा की जाती है तो जो उस स्पिरिट होती है उसी को हम लोग बोल देते हैं मेथिल अल्कोहल। ठीक है, अगर बात करें C2H5OH की, C2H5OH, C2H5OH जो ये होता है, ये हमारा होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। बात समझ में आ गई? एथिल अल्कोहल ये होती है आपकी शराब। क्या होती है? ये होती है आपकी शराब। सारी बातें क्लियर है। जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका किया था SB देसाई ने। किसने किया था? SB देसाई ने किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है। क्या कह रहा है? 38 है जो कह रहा है कि एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस गिरती है। एक आदर्श गैस की तुलना में अति उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस गिरती है, समान आयतन या कम आयतन, अधिक आयतन या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, आदर्श गैस की तुलना में उच्च दाब पर एक वास्तविक गैस जो गिरती है वो कम आयतन गिरती है। क्या? कम आयतन गिरती, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? कह रहा है दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में ही एक आकार के छेद किए जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? ये दोनों ही गैसें आपकी हल्की होती है। हीलियम सबसे हल्की गैस है, ठीक। लेकिन आपसे यहाँ पे बात कही गई है कि अगर दोनों में समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है तो अगर छेद करते हैं तो संकुचित की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि संकुचित के केस में हाइड्रोजन से जो भरा हुआ गुब्बारा होगा, क्या हाइड्रोजन से जो भरा हुआ गुब्बारा होगा वो संकुचित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका ये संकुचित हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 40 है क्या कह रहा है? गैस ज्वाला होता है। गैस ज्वाला होता है, ये सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं देखना। इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया दीप्त। गैस ज्वाला जो होता है दीप्त कह दोगे आप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा कि शक्कर के घोल, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी भी चैप्टर पे कम बेस पे आधारित है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं आपसे, बहुत ज्यादा बार पूछे गए और पूछे भी जाएंगे। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की जो विलेयता होगी वो क्या होगी? जो शक्कर का घोल होता है हमारा, इसके तापमान को अगर हम बढ़ा दें, क्या जो इसका तापमान है वो बढ़ा दें, तो जो शक्कर की विलेयता होगी वो भी क्या होगी? वो भी बढ़ जाएगी। क्या होगी? अगर तापमान बढ़ाओगे तो उसकी विलेयता भी क्या बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, तापमान बढ़ाने पर उसकी विलेयता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा कि जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या? जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो उसका निर्माण होता है भार में कमी के साथ, भार में बिना किसी परिवर्तन के, रंग में बिना परिवर्तन के, या भार में बढ़ोतरी के साथ। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, जो सही जवाब है भार में बढ़ोतरी के समान या भार में बढ़ोतरी के साथ, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है एक्वारेजिया अथवा अम्लराज आयतन में 1:3 के अनुपात में रहते हैं।
निम्नलिखित में से किसका मिश्रण, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे एक्वारेजिया की बात की जाए, किसकी, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, और साथ ही साथ अनुपात किसका, अम्लराज, ये अनुपात में रहते हैं आपके 1:3 में। तो इस केस में कहा गया है आपसे कि अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो आप ध्यान रखना क्या, HNO3 ये आपका जो होता है नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, और साथ ही साथ जो HCl होगा ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ये आपके 1:3 के अनुपात में रहते हैं, क्या 1:3 के अनुपात में रहते हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र नाइट्रिक एसिड या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लें 44 की, उस रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो जिसमें ताप की उत्पत्ति हो वो हमारी कौन सी क्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया होती हैं। जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है वो हमारी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है, यह गैस प्राप्त की जाती तो गर्म वर्क यंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा, पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, हवा को उद्दीप्त कोक के फैलाव पर प्रवाहित करने, या भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। तो आप सभी लोग जानते हैं जो प्रोड्यूसर गैस होती है किसका मिश्रण होती है, हमारी CO प्लस N2, क्या CO प्लस N2, और जो हमारी वाटर गैस होती है वो CO प्लस H2। CO कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन हमारी कौन सी है, H2 हो गई। तो इसका जो मिश्रण कहलाता है वाटर गैस कहलाता है, CO प्लस N2 का जो मिश्रण कहलाता है प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। लेकिन आपसे जो कह रहा है कि इसका जो ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, जो बॉयल्स लॉ होता है, कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जो नियत रहता है, तो नियत ही आपसे पूछा जाएगा कि जो बॉयल लॉ होता है इसमें किस स्थिति में नियत रहता है, तो आप कह देना कि जो इसमें नियत रहता है वो तापमान होता है। क्या, जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें हमारा तापमान जो होता है वो नियत रहता है हमेशा, बॉयल्स लॉ में हमेशा तापमान नियत रहता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे अम्ल होते हैं, क्या, जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं, जो क्षार होते हैं वो क्या कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि अम्ल और क्षार का काम क्या है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल को नीला कर देते। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑप्शन आपको दिया, आपको NaHCO3 क्या दिया गया, NaHCO3, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कह देंगे। NaHCO3 को क्या बोल दोगे आप, बेकिंग सोडा बोल दोगे, बेकिंग सोडा, या आप इसी को खाने का सोडा कह दोगे, खाने का सोडा, ठीक। और ये क्या हो गया आपका Na2CO3 और .10H2, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो नाम होता है इसको आप बोल दोगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, या साथ ही साथ दामन सोडा भी इसी को बोल दोगे, ठीक। इसको अगर कहते तो इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग किसकी, 48 की।
कह रहा एक अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, जो अवोगाद्रो संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर, लर्न कर लेंगे आप इसको। 6.022 इंटू 10⁻23 कितना हो जाता है, 6.22 इंटू 10⁻23, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 6.22 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं, प्रतिहिम के रूप में आपका एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, कि टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। जो टेट्रा इथाइल लेड होता है पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन ए है इसे जमने से बचाने के लिए, इसे स्फुलिंग बिंदु बढ़ाने के लिए, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, या लास्ट ऑप्शन इसका क्वथनांक बढ़ाने के लिए। तो आप ध्यान रखेंगे जो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग है इसको बढ़ाने के लिए आपका टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया था। तो ये अपने 50 क्वेश्चन हैं जो आपके करा दिए गए हैं, और आप सभी लोगों को नोट्स के बारे में बताया गया है। तो आप सभी लोग नोट्स परचेज करके बचे हुए समय में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और एक तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिल रहे होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।